हाँ जी प्यारे बच्चों, फिर दोबारा से मैं अंकित कुमार आपके सामने कक्षा 10 के केमिस्ट्री के पाठ अम्ल क्षार व लवण के पार्ट नंबर 3 को लेकर आया हूँ। तो वही दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखकर मेहनत कीजिए और लाभ उठाइए। देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग चल रही थी पीएच। क्या चल रही थी? पीएच मान। देखिए इसका कल थोड़ा सा मैं इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका था, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका पीछे का रिवीजन करके चलेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको बोर्ड में इसके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो इससे संबंधित आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है। तो देखिए पीएच क्या बताया था मैंने, पीएच इज इक्वल टू माइनस के लॉग एच पॉजिटिव। क्या होता है? माइनस के लॉग एच पॉजिटिव। अर्थात पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या दिखाती है? अम्लता को दिखाती है। उसको दिखाती है, बताया था। H पॉजिटिव जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? H पॉजिटिव जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो H पॉजिटिव अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघु गणनात्मक के ऋणात्मक मान को क्या कहेंगे? हम पीएच मान कहते हैं। आप जानते हैं ये वाली बात को। तो किसी विलयन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन सांद्रण होंगे तो उतने क्या होंगे, मतलब उतनी ही क्या होगी, उसकी OH नेगेटिव की प्रबलता कम होगी, और जितनी ज्यादा OH की ज्यादा होगी उतनी ही H पॉजिटिव की मान कम होंगी। तो इसको देखते हुए क्या होता है, देखिए पीएच पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं दोबारा से और इसको समझ के चलेंगे। मान लीजिए देखिए पीएच में हम दोनों से OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन और H पॉजिटिव दोनों के आयन निकालने की विधि का वर्णन करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम दोनों को सीखेंगे। हमारे पास किसी विलयन में H पॉजिटिव दिया है 1 × 10⁻⁻⁴ माइनस के 4 क्या दिया है? मोल प्रति लीटर उसकी सांद्रता दी हुई है हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है, तो उसने हमसे पूछा है कि विलयन कैसा है, विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है। तो हम क्या करेंगे, पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है जिससे हम बता सकते हैं कि अम्लीय है, क्षारीय है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको अपने जो नया हमारा जो फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस के लॉग 10, बेस क्या होता है इसका? 10। H पॉजिटिव हमेशा सांद्रण को मंझला इससे बड़े कोष्टक से दिखाते हैं। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम माइनस के लॉग, देखिए एक का मान चाहे तो आप रख लीजिए, लेकिन वो log 1 का मान 0 होता है तो वो हट जाता है बाद में जब mn का फॉर्मूला खुलेगा। तो आप इसको ही सीधा डायरेक्टली रखिए। आप क्या करेंगे, सीधा H पॉजिटिव का मान कितना दिया है? 10⁻⁻⁴। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन हो जाएगी, गणितीय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो माइनस के लॉग रहेगा, ये जो माइनस के रहता है, ये क्या रहता है, जो पावर रहती है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m की पावर n, तो वो होता है n log m। क्या होता है? n log m। ये वाली पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो यहाँ से क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस के तो पहले से थे, तो माइनस के 4 इंटू लॉग 10, तो बेस 10 था सॉरी यहाँ से, और ये 10 और हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4 के रह गया, तो log 10 बेस 10। ध्यान रखना, यदि log x सफिक्स x है, सॉरी log 10 बेस 10 हो जाता है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 × 1, तो वो हो जाएगा आपका 4 × 1 वो 4। तो यहाँ पे 4 क्या होता था, मैंने बताया था, पीएच पैमाना बताया था आपको, 0 से लेकर यदि 6.9 पीएच वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाता है? आप इसको चाहे तो साथ के साथ उतार सकते हैं, या देखिए फिर मैं एक बार से पैमाने का एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको। तो पीएच यदि क्या होता है हमारा 0 से लेकर 6.9 है, तो क्या होता है? वो होता है अम्लीय। और जस्ट 7 हो जाए, खाली 7 रह जाए अकेला, तो वो होता है उदासीन। जैसे कि जल क्या उदासीन है, ना तो अम्लीय ना क्षारीय है। अब ऐसी स्थिति में यदि हमारा हो जाता है 7 से लेकर 14 तक, क्या हो जाता है? 7 से लेकर 14 तक, तो ये होता है क्षारीय। ये क्या होता है हमारा? क्षारीय। तो आपको ध्यान रखना है पैमाना। देखिए बहुत नॉर्मल सा पैमाना है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। अभी हमारे पिछले न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या आई थी? वैल्यू आई थी 4 या 4, तो वो क्या हो गया? 4 इसके अंतर्गत जाएगा, 0 से और 6.9 के बीच, तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल। तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो देखिए जरा हम OH की वैल्यू निकालना सीखेंगे, किसी मतलब इस तरीके से हम एक प्रकार के न्यूमेरिकल में कभी कभी OH की वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए ये आपको फॉर्मूला दिया है इस तरीके से, क्या दिया है? मान लीजिए आपको दिया है 10⁻⁻⁵ दिया है, और उसने कही है इस विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव उनकी आयनों की सांद्रता बताइए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ पे,
तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, H किसी विलयन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आयनों के सांद्रण का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 1 इंटू 10⁻⁴ होता है। कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁴। तो अब उससे हमने उसने हमसे क्या पूछा है? OH नेगेटिव। क्या पूछा है उसने हमसे? OH नेगेटिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, H पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हाइड्रोजन आयन की उस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अर्थात OH नेगेटिव आयन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे 1 इंटू 10⁻⁵ ये रख दिया हमने यहाँ पे, और इसका गुणनफल किसके साथ कर रहे हैं? OH नेगेटिव को जो मान चाहिए और वो किसके बराबर होता है फॉर्मूले में? 1 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। तो इसको क्या करेंगे, ये गुणा में तो यहाँ पे चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में OH नेगेटिव की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1 इंटू 10⁻⁵। आप जानते हैं जो भाग में जो पद होता है वो उसमें ऊपर जाके क्या हो जाता है? जस्ट विपरीत पद हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ और प्लस के 5। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ 9 5 14। तो समझ गए होंगे आप। तो ये निकल आई हमारी हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। तो सीख गए होंगे आप इस तरीके से। अब देखिए पीएच के बारे में हम नेक्स्ट हेडिंग चलनी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पार्ट है और हमको शॉर्ट में लेकर, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकें। तो देखिए जरा नेक्स्ट हेडिंग चलती है हमारी पीएच का महत्व, क्योंकि ऐसा होता है पीएच का महत्व हमारे जो दैनिक रसायन और जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इनको हम शॉर्ट में ही थोड़ा सा अध्ययन लेकर चलेंगे। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? महत्व का मतलब हमें क्या इसके फायदे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो जरा देखिए आप ध्यान से, पौधे और पशु में पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता होती है किसी चीज को सोचकर, किसी चीज को देखकर या उसके प्रति आगाहित होकर संवेदन हो जाना, संवेदनशीलता। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं 7.0 से 7.8, अर्थात भाई आप क्या जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक और जैविक क्रियाएं चल रही हैं। मिनट प्रति दर हमारा भोजन पच रहा है, बहुत सारे खून का बन रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। तो ये सब क्या है? रासायनिक और जैविक क्रियाएं। तो ऐसी स्थिति में जो उनका परास रहता है वो रहता है 7.0 से 7.8, जानते हैं आप, उदासीन से और क्षारीय मध्यम की ओर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो क्या करते हैं भाई, कोई भी जीवित प्राणी जो पीएच मतलब किसी भी जीवित प्राणी का जो स्वस्थ उसका होगा 7.0 से 7.8 का परास होगा। परास होता है इनके बीच की सीमा, क्या होगा? इनके बीच की सीमा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्षा के कारण जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है और वह अम्लीय कहलाती है। तो वर्षा के जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ तत्वों के कारण उसका मान जो होता है जल का वो 5.6 हो जाता है। तो ये कहलाती है अम्लीय वर्षा। अर्थात सीधा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, हम अपनी दैनिक क्रियाओं को या आने वाली बहुत सारी जैविक क्रियाओं को पीएच के सापेक्ष तोल कर देखते हैं, माप कर देखते हैं। अर्थात हम ये चेक करके देखते हैं कि वह हमारे पीएच के अकॉर्डिंगली मैप कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाओं की पीएच परास से मैच करके और उनके महत्व को जान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसका मिट्टी का पीएच। ऐसा होता है, देखिए मिट्टी में भी बहुत सारे तरह के महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं जिनके पीएच क्या होते हैं, हमारे स्थिर होते हैं। तो अच्छी पैदावार स्थिर करने के लिए देखिए पीएच की आवश्यकता होती है। क्या होता है, देखिए बहुत सारे रसायन भाग ले रहे होते हैं हमारे, भाई बहुत सारे रसायन क्या है, मिट्टी में भाग ले रहे होते हैं। तो मिट्टी की तत्वों का परास जानने के लिए, क्योंकि मिट्टी की प्रकृति भी अम्लीय और क्षारीय होती है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की अम्लीय और प्रकृति को भी स्पष्ट किया जाता है पीएच के द्वारा। और उसकी जो उच्चतम पीएच मान होता है वह 5.5 से 7.5 तक होता है। कितना होता है? 5.5 से 7.5 तक। तो इस परास की तुलना करके हम क्या करेंगे, मिट्टी की मतलब जो मिट्टी की महत्वता है, मिट्टी की जो हमारी आने वाली स्थिति है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से माप सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान। अर्थात हमारा जो भोजन पाचन होता है, मैंने आपको पहले बताया था, उसमें अम्ल HCl की सहायता से पचता है। अर्थात हमारा भोजन जो अग्नाशय में जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उससे उत्सर्जित होने वाले बहुत सारे जो हमारे म्यूकस या पैप्सिन्स होते हैं उनमें HCl होता है जो हमारे भोजन को आसानी से पचाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जरा हम समझेंगे, हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है।
अर्थात हमारा भोजन किसके कारण, हमारे उदर में क्या होती है, पीएच उत्पन्न हो, भाई HCl उत्पन्न होता है, तो HCl क्या है, अम्ल। अब HCl का भी जब अम्ल है तो अम्ल की अम्लता के लिए पीएच कोई मान जरूर होगा एक निश्चित। तो ऐसी स्थिति में हम पीएच का मान अपने पाचन तंत्र के लिए भी करते हैं। अर्थात हमारे अपच की स्थिति में अधिक मात्रा, हमारी अपच की स्थिति में उधर आवश्यकता से अधिक, अर्थात हमारे अपच जो होता है वो HCl की अधिक मात्रा उत्सर्जित हो जाती है, सॉरी मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, हमारे मतलब हमारे पेट में जलन या एसिडिटी बनने लगती है। तो इसके कारण क्या होती है, इसके कारण क्या होता है, हमारे जो अम्ल है उसकी पीएच ज्यादा अधिक हो जाती है, अर्थात हमारा जो HCl अम्ल की अम्लता है वो कुछ अत्यधिक मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, उसकी पीएच की वैल्यू पता कर उसी के अकॉर्डिंग कुछ रसायन का उपयोग करके उस प्रक्रिया को शांत कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अन्य प्रकार के एंटी एसिडिक जो एसिड को नष्ट कर दें, यानी उसके एसिडिक प्रभाव को नष्ट करके उनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्या पॉइंट है, दंत क्षय, अर्थात पीएच के कारण दंत क्षय क्या होता है, हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसे अम्लों का उपयोग करें या ऐसे रसायनों का उपयोग करें जिनके कारण क्या हो, पीएच परिवर्तन हो। तो पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दंत क्षय भी होता है। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात हमारे दांतों को ऐसा होने लगता है कि जैसे वो गल रहे हैं या उनका क्षय हो रहा है। तो दांतों में इमिनल या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की परत चढ़ी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, इमिनल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह इमिनल जल में घुलता नहीं, परंतु मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। अर्थात यह क्या होता है, मतलब 5.1 से जैसे ही हम कोई पदार्थ ग्रहण किया उसका 5.5 से कम है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे हमारी इनेमल पे, इस पर इनेमल पर प्रभाव डालता है। इनेमल जो है क्षय में से नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसकी हानि होनी शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया या भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा या जो हमारे मुंह में जो पचा नहीं है खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो जो मतलब ऐसी स्थिति में जब कम हो जाएगा हमारा 5.5 से, तो हमारी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा भोजन पाचन या बचा हुआ अपशिष्ट शर्करा, जो हमारा अभी बचा हुआ शर्करा है उसका पाचन अभी हमारे मुख में शेष रह गया है, तो ऐसी स्थिति में होने वाली जैविक क्रियाओं पर सीधा प्रभाव करके इनका निम्नीकरण रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे दंत क्षय पर भी पीएच का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। देखिए आगे आता है पशुओं में पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या होते हैं भैया, बहुत तरह के पशु या पक्षी जैसे ही हमको हमारे संपर्क में आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि आपने चींटी देखी होगी, उसके पीछे बनने वाला एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ती है, जोंक हो गई। ये बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जो अपनी रक्षा या अपनी जैविक क्रियाओं के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का या विशेष प्रकार के एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यदि मधुमक्खी या चींटी या डंक मार देती है तो उस स्थान पर जलन या दर्द होता है। अब जानते हैं इस बात को, क्योंकि डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक क्या है, एक अम्ल है भाई, फॉर्मिक क्या है, एक अम्ल है, उनमें वो जो काट रहे हैं तो वो एक अम्ल है। तो ऐसी स्थिति में इस जलन को दूर करने के लिए मारे गए डंक पर बेकिंग सोडा या दुर्वक क्षारक के प्रयोग से क्या बन जाता है भाई ये अम्ल है। तो अम्ल के लिए क्या करते हैं, हम क्या लेंगे, यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे, अर्थात NaOH या कोई भी प्रकार का कास्टिक सोडा या NaOH लेंगे या फिर NaHCO3 लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों प्रकार के सोडा में से कोई सा भी उपयोग करके हम क्या करेंगे, उसके अम्ल का प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी कि NaOH प्लस HCl, अर्थात किसी भी अम्ल पर जब आप क्षार मिलाएंगे तो जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। और ऐसी स्थिति में उसके साथ एक नए प्रकार का जैसे NaCl बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे स्थिति में उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। यदि आपको अम्लता का प्रभाव घटाना है तो क्षार दे दो, और क्षारकता घटानी है तो अम्ल दे दो। इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके क्या होंगे, हमारे प्रकार जो उनका जो होने वाला प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आने वाले विभिन्न प्रकार के डंक या उनका भी हम उनके दुष्प्रभाव को कम या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। देखिए आपके दैनिक जीवन में पाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं जिनका उपयोग बहुयातायात में करते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनका अपनी पाठ्य पुस्तक टेबल नंबर 2.3 से याद कर सकते हैं। जैसे कि सिरका
सिरका कहाँ से बनता है आप जानते हैं। सिरका आपने सभी ने देखा होगा, ये हमारे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक नॉर्मल यानी कि एक सामान्य अम्ल है। सिरका का जो नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में जो भाग लेने वाला अम्ल है वो कौन सा है, एसिटिक अम्ल, या उसका अवयव जो है। और प्राकृतिक स्रोत जो होता है इसका जो प्राकृतिक सिरका का एसिटिक अम्ल हो गया। और ऐसे ही संतरा में संतरा के अंदर जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली का टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध दही में क्या होता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, HCOOH मेथेनोइक, ये होता है मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। ये आपको आगे सिखा देंगे हम, क्योंकि आपका आने वाला पार्ट नंबर 4 आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आगे आने वाले 12th या 11th के बेस को निर्धारित करेगा। तो उस पार्ट में हम आप होने वाले कार्बनिक रसायनों का व्यापक तौर पर आपको विस्तृत अध्ययन करा देंगे। तो देखिए अब इनको ही छोड़िए, बस आपको ये याद होनी चाहिए। देखिए इस पार्ट की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो आपके बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और नॉलेज के हिसाब से भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लवण। क्या आता है, लवण। देखिए लवण के बारे में सीधा सा कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इतना जान सकते हैं, जो अम्ल और क्षार को छोड़कर जो तीसरे पदार्थ बच जाते हैं दैट इज कॉल्ड साल्ट, अर्थात उनको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। समझ गए बात को आप। अर्थात तो जो अम्ल व क्षार को छोड़कर जो शेष पदार्थ बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण। आपने बहुत सारे हम प्रकार के लवणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि NOH हुआ, NaCO3 हुआ, जितने भी प्रकार के सोडा है, नमक है, ये सब क्या है हमारे, ये सब साल्ट ही कहलाते हैं। तो देखिए साल्ट क्या होते हैं, लवण अम्ल व क्षार के बीच उदासीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अर्थात मैंने भी आपको बताया था, मतलब जो तो ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, परंतु अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये क्या हो गई, NOH, OH नेगेटिव दे रहा तो क्षार हो गई भाई, OH नेगेटिव देगा तो क्षार है। इसके साथ एक अम्ल ले रहे हैं, मान लो हमने HCl ले लिया, तो ये क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया, ये क्षार वो अम्ल हो गया। तो अम्ल व क्षार की फलस्वरूप क्रिया जो होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण से जो हमारे प्रमुख अवयव बच के आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Na किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ, NaCl, और क्या बन गया, जल। तो ये जो बनने वाला जो हमारा प्रमुख उत्पाद होगा वो क्या कहलाएगा, लवण। वो क्या कहलाएगा, लवण। अर्थात तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लवण। तो आप समझ गए होंगे लवण की वाली बात को। तो लवण क्या है हमारा, जो ना तो अम्ल है ना ही क्षार, अर्थात वो क्या कहलाएंगे, लवण। इस प्रकार आप किसी भी अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारा तीसरा पदार्थ बनेगा लवण। देखिए लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित हो जाती है। अर्थात आप दोबारा से समझिए, लवण वह यौगिक है, लवण क्या है, वह यौगिक है जो किसी अम्ल में से क्या कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया था Na ने, और किसके साथ, खुद Cl से अभिक्रिया कर ली थी। तो ये हमारे Na का Cl का यानी सोडियम का क्लोराइड के साथ एक लवण बन गया था। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये जो क्या कहलाते हैं हमारे लवण, अर्थात जो तो ना तो अम्ल है ना ही क्षार, और वो तीसरे पदार्थ क्या है, लवण। आपको इतना ही परिभाषा याद रखेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रूप से यह है मान्य होगी। देखिए अगले क्या है, लवणों का निर्माण। अगली हेडिंग क्या होती है, कुछ हम विशेष प्रकार के इसमें लवण भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा दोनों, इसके अलावा कास्टिक सोडा और नमक सभी हैं। तो आप इनका क्या करेंगे, इनका व्यापक तौर पे पढ़कर चलेंगे। तो जरा देखिए लवणों का निर्माण। हाँ जी, लवणों को धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड या धात्विक कार्बोनेट के साथ क्रिया करके बनाया जा सकता है। तो लवणों को हम क्या कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट, तो धातु M होती है और कार्बोनेट आयन होता है CO3। मेटल बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है MHCO3, मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, या धातु हाइड्रोक्साइड MOH। इनके साथ क्रिया करके हम क्या करते हैं, मेटल मतलब लवणों को प्राप्त करते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले एक विधि है, लवणों का नामकरण मूलतः अम्लों के नाम पर किया जाता है। अर्थात जिस अम्ल से क्रिया करके हम कार्बोनेट की अभिक्रिया कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम लवण का नामकरण कर देंगे। तो जरा देखिए सबसे पहले एक विधि आती है, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया,
देखिए लवण बनाने की विधि चलिए। सबसे पहले अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, तो ये मैंने आपको पहले अभिक्रिया बता दी है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक नई प्रकार की अभिक्रिया लेकर चलेंगे, क्योंकि आपने NaOH और HCl की अभिक्रिया सामान्य तौर पर कई बार सीख ली है। तो देखिए हम एक यहाँ पर नया अम्ल लेंगे H2CO3, ये होता है आपको कार्बोनिल अम्ल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं हम 2NaOH के संग। किसके साथ कर रहे हैं? तो देखिए ये जो आयन देगा वो 2H पॉजिटिव देगा और CO3 नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव दे दिया धनायन, तो वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। यहाँ पे OH तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये क्या बनता है हमारा? ये बनता है हमारा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। देखो आपको बताया भी था, यहाँ पे जो धातु होगी वो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन विस्थापित कर देगी। तो ये वाली धातु ने हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया और CO3 के साथ क्रिया करके नए प्रकार के लवण का निर्माण कर लिया। इसके साथ क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्या बन जाता है? इसके साथ जल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो जल बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और ये जो मतलब जो अम्ल और क्षार की जो अम्ल व क्षार की जो क्रिया करी हमने, उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं वही वास्तव में लवण कहलाते हैं, या प्रमुख विधि हमारी लवणों की वास्तव में यही होती है। तो ये कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट। आप ये जान चुके हैं, आप इसको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग चलती है हमारे लवण बनाने की विधि। ये होती है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। आप इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से पढ़ेंगे। नंबर विधि क्या है? किसी अम्ल की, अर्थात अम्ल की क्रिया धातु के साथ करने पर भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। देखिए आप ये देख अपनी उसमें से बुक में से हेडिंग देख लीजिए। आपका मेन पॉइंट जो है वो सीखना है, समझना है, अर्थात आपको समझ आना चाहिए। लिखा तो आपको हर जगह मिलेगा, हर तरह की किताब आपके पास उपलब्ध है। आपके पास जो मेन पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए आपके, अर्थात हर चीज का आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज कैसे क्रिया करके किस प्रकार से बन रही है। तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हम क्या करते हैं? Zn। Zn क्या है? कोई धातु है, हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे इसकी। तो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं H2SO4। जैसे कि H2SO4 मैंने आपको बता दिया था H2SO4 जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ZnSO4। वही क्रिया होगी, हाइड्रोजन को हटा देगा। या पीछे भी पढ़ चुके थे, कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन निकाल दीजिए ना, H2 गैस विस्थापित कर दो, और जो शेष है उसको इकट्ठा कर दीजिए ZnSO4। ये बन गया जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट ही क्या होता है हमारा? लवण। क्या होता है? जिंक सल्फेट ही लवण। तो नंबर 2 विधि भी आपकी खत्म हो चुकी है। ऐसे ही एक और अभिक्रिया है जिसको आप पढ़ेंगे। जैसे ही आपको एक और पढ़ेंगे, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या है नेक्स्ट 3 अपनी उसमें देखिए। नंबर 3 क्या है आपकी? धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड की जरा अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो धात्विक ऑक्साइड मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड होती है MO2, अर्थात M के साथ जो मेटल के साथ ऑक्सीजन भाग ले रही होगी, मैट्रिक ऑक्साइड कहलाती है। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइड के रूप में हमने लिया है यहाँ पे ZnO। क्या लिया है? ZnO। और इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करनी है? अम्ल के साथ। तो अम्ल क्या लेकर चलेंगे हम यहाँ पे? हमने एक नया अम्ल आपका वही अपना H2SO4 ले लिया है। तो H2SO4 से अभिक्रिया करने से क्या बनेगा? हमारा बनेगा वही, देखिए ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो O है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगी, सॉरी ये O जो यहाँ पे H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या निकाल देगी? जल स्थापित कर देगी। तो ये आपने पीछे भी गुणधर्म पढ़ लिया है, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया करके जल विस्थापित करती हैं धातुएं, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, आपको पता पड़ गया। तो ये जो बनने वाले जो नए प्रकार का पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? लवण, क्योंकि हम लवण बनाने की विधियों को पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी समझ चुके होंगे। तो देखिए इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए डबल रिवर्स हो रही है, अर्थात तो मतलब आपका ये रिवाइज में हो रही है। अर्थात धात्विक ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया करके आप लवण भी प्राप्त कर रहे हैं, और आपने अम्ल के अम्ल के गुणधर्म भी पढ़े थे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ते हैं हम? धातुओं की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसके द्वारा धातु के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। 4 हेडिंग क्या है हमारी? धातु के कार्बोनेट की
अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दें तो भी हमें क्या प्राप्त होंगे, तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, तो भी लवण प्राप्त होंगे। जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन से ही उसका डिस्क्राइबेशन के द्वारा पूरी हेडिंग क्लियर कर दूंगा। अर्थात आपके लिए मेन पॉइंट जो है केमिस्ट्री के अंदर वो रिएक्शन होने वाली है। यदि आपको रिएक्शन की पूरी फुल फॉर्म पता है या आप रिएक्शन से उन चीजों को बता सकते हैं कि देखकर उनके गुणधर्म को स्पष्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। देखिए Na2CO3 Na2CO3 प्लस 2HCl प्लस 2HCl। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, धात्विक कार्बोनेट ले लिया, और अम्ल क्या ले लिया हमने, HCl ले लिया। तो इसके फलस्वरूप हमारे पास लवण बनना चाहिए। तो लवण के रूप में क्या बनता है, NaCl। क्या बनता है, NaCl। साथ में क्या बनती है, CO2 प्लस H2O। तो आपको ये पहले भी पता पड़ गई थी, यदि कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनती है। ये आप गुणधर्मों में पढ़ चुके हैं अम्लों के में। तो ये यहाँ पे जो क्या बन गया, दो अणु लेंगे इसके संतुलन करने के लिए, क्योंकि दो आ रहे हैं, तो ये होता है हमारा लवण। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का जो सूत्र है वो NaCl होता है। ये आपको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और बच्चों में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेटा साथ के साथ आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। या जैसे NaCl कहीं भी लिखा आता है तो सबसे पहले अपनी एक डायरी या अपना एक अलग नोट्स या अपनी एक कॉपी तैयार कीजिए, उसमें पीछे लिख लीजिए NaCl। NaCl का साधारण नाम लिख लीजिए, साधारण नाम नमक, और यहाँ पे लिख लीजिए रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। या आप अपने सीनियर या सबसे अच्छा आपके पास विकल्प नेट रहता है, आप उसमें भी इसको सर्च करके आसानी से सामान्य यौगिकों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि आपके पास यौगिकों के नाम याद हैं तो आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियरफाई कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड की के साथ किसकी अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे तो क्या बनेगा, तो भी लवण बनना है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्रिया करके क्या कर सकते हैं, तो भी आप विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड में ले रहे हैं हम जिंक हाइड्रोक्साइड, क्या ले रहे हैं, ZnO2। अब इसकी अभिक्रिया हमें अम्ल के साथ करनी है और बनाना क्या है, लवण, क्योंकि प्रकार किसके चल रहे हैं, लवण के। तो देखिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल के गुणधर्म में भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातु के हाइड्रोक्साइड से किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो देखिए जरा हमने यहाँ पे अम्ल क्या ले रहे हैं, ZnOH के होल ट्वाइस के साथ हम यहाँ पे अम्ल ले रहे हैं H2SO4। ये क्या होता है पहले ही जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने इसका साधारण नाम भी आपको बताया था, तेजाब। इसको क्या कहते हैं, तेजाब। क्या बनना चाहिए हमारे पास, लवण। तो लवण के फलस्वरूप हमारे पास बनेगा ZnSO4। क्या बनेगा, ZnSO4। देखिए Zn मैंने आपको पहले बताया था, जो धातु होती है वो हमेशा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। क्या करेगी, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। और हाइड्रोजन विस्थापित फलस्वरूप क्या बनेगा यहाँ पे, 2H2O। क्या बनता है, 2H2O, जल बनता है। तो आप समझ गए होंगे ये होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या होता है यहाँ ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो बच्चे आप लवण, तो क्या नाम है, आप लवण को समझ गए होंगे, क्योंकि लवण बनाने की विधियां आप ज्यादातर आपके पीछे सामान्य गुणधर्मों के ही एक तरीके से रिवाइज है। तो आप हम नई प्रकार की हेडिंग चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई भी हेडिंग छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, बल्कि संक्षेप में उनका ज्यादा से ज्यादा ना लिखवाकर बल्कि समझाकर आपको चल रहा हूँ। तो देखिए लवणों के प्रकार, ये भी आपके लिए, यदि आप इसको आगामी दृष्टि से देखें तो ये भी एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लवणों के प्रकार। तो देखिए कुछ सबसे पहले आते हैं सामान्य लवण। क्या आते हैं, सामान्य लवण, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने बेकिंग सोडा लिया होगा, खाने का सोडा लिया है, नमक, ये सब क्या है, हमारे सामान्य प्रकार के लवण होते हैं। देखिए इनकी परिभाषा के तौर पर हम किसको कैसे जानेंगे, जब किसी अम्लीय अणु के सभी हाइड्रोजन परमाणु या धातु द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। अर्थात तो क्या होता है, जब किसी, जैसे आपने क्या किया था अभी भाई, देखिए Zn की क्रिया आपने H2SO4 के साथ अभिक्रिया करी थी, तो जहाँ पे धातु ने क्या करा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार के जब किसी धातु के द्वारा सभी हाइड्रोजन विस्थापित कर दिए जाएं और नए किसका निर्माण हो, लवण का, तो ZnSO4 का यहाँ पे निर्माण हुआ था। तो ये कैसा लवण कहलाएगा, सामान्य लवण। तो समझ के परिभाषा, अर्थात तो जब किसी धातु द्वारा समस्त हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होकर और लवण का निर्माण होता है तो वह सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे कि आप इनमें और भी दे सकते हैं, Na2SO4 भी अभी बताया था, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट भी बताया था आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपको कई बार बता दिया है, चूना पत्थर या खड़िया कहते हैं इसको। और इसके अलावा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही बताया था। और आपने ज्यादातर सोडियम के सभी आयनों वाले भाग पढ़ लिए हैं।
तो आपका सामने लवण खत्म हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लवणों के प्रकार में अम्लीय लवण। क्या खत्म होता है? नंबर 2 अम्लीय लवण। देखिए जरा, वे लवण जो किसी अम्लीय अणु के, वे लवण जो किसी अम्लीय अणु के, अर्थात अम्ल, हम बहुत सारे अम्लों के साथ अभिक्रिया करके चल रहे हैं, अम्लीय अणु में धातु आयन द्वारा विस्थापित होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से विस्थापित होंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो क्या नाम है, मतलब हम जो रिएक्शन लेके चलेंगे, देखिए रिएक्शन लेके चलते हैं H2SO4। यहाँ पे हमने क्या लिया? एक अम्ल लिया और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यहाँ पे एक क्षार लिया है हमने, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने आपको बताया था इनकी साथ के साथ इन्हें पेज पर उतारते चलिए ताकि आपको इनके रासायनिक नाम और साधारण नाम ज्ञात रहें। तो देखिए क्या आपने अभिक्रिया जो करी वो नए प्रकार का अम्ल क्या बन गया? NaHOSO4। ये होता है सोडियम बाई सल्फेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह दीजिए, एक ही बात है। और क्या बन गया? जल बन गया। अर्थात तो जब आंशिक तौर पे पूर्ण विकसित होकर, देखिए अब Na ने क्या किया? आंशिक थोड़ी हटाया, खाली एक H रह गया ना भैया, H में टूटी, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके साथ अभिक्रिया कर ली Na ने, NaHOSO4 बन गया। तो आंशिक ही तो विस्थापित किया है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया, तो इनको कहते हैं अम्लीय लवण। इनको क्या कहते हैं हम? अम्लीय लवण। एक आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय लवण। क्या आते हैं? क्षारीय लवण। देखिए आप ज्यादातर पढ़ रहे होंगे तो ज्यादातर जो हमारे अम्लीय लवण में वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के ही लवण बने हैं, या मतलब ज्यादातर बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट ही बनता है, तो ये अम्लीय लवण कहलाते हैं, आप इनको जानते हैं। देखिए नंबर 3 होता है क्षारकीय लवण। क्या होता है? क्षारकीय लवण। तो समझिए जरा, क्षारकीय लवण में क्या है? वे लवण जिनके अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अर्थात जिनके ऋणायन भाग में हाइड्रोक्सिल समूह एक या एक से अधिक रूप से होता है, जैसे कि PbOHCl। क्या होता है? PbOHCl। अर्थात हमने क्या कहा था? उसके ऋणायन भाग में एक से अधिक OH समूह विस्थापित हो तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोक्सिल समूह कहलाता है। जैसे कि लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जो होता है बेसिक्लेट, तो इनके साथ ऋणायन वाले भाग में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं क्षारकीय लवण। इसके अलावा CuCO3 × COH भी देख रहे हैं, अपनी बुक में देखा होगा आपने। तो ये जो बनते हैं अभी, ये क्या बनते हैं? ये हमें किसी क्षारकीय अम्ल के साथ उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। आप इनको ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन आपको 1-2 नॉलेज के हिसाब से पता होना हमेशा चाहिए। तो क्या नाम है, बच्चों में एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए हम सब, हमारे जो परिवार है यहाँ पर, जीवन परिवार आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ आपको क्या कर रहा है? आपको रोजाना एक नई वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसकी नॉलेज हो सके। और हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर इसका लाभ उठाइए। और मैं इसी आशा के साथ आपको एक फिर दोबारा से नए वीडियो में आपके साथ मिलूँगा।